जनाब स्पीकर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आपने मुझे आज बजट 2020-2021 पर अपनी बात करने का मौका दिया। कोशिश करूंगा कि मुख्तसर वक्त में अपनी गुजारिशात पेश करूं और कम से कम वक्त लूं। इसमें कोई शक नहीं है जनाब स्पीकर कि ये बजट जिन हालात में पेश किया गया ये गैर मामूली हालात थे। एक ऐसे वक्त में जब ये कहना मुश्किल है कि अगले 6 महीने में क्या होगा, क्या हालात होंगे, क्या सूरत हाल होगी, पूरे साल का तखमीना लगाना या उसका बजट बनाना यकीनन एक मुश्किल अमर था। पाकिस्तान की मईशत उस वक्त, ऐसे वक्त में अगर आप जुलाई से फरवरी का स्टेटिस्टिक्स को देखें तो एक ऐसे वक्त में थी कि जब वो बहाली की तरफ आती नजर आ रही थी। चाहे वो करंट अकाउंट का डेफिसिट हो जनाब स्पीकर, जिसमें 70% से ज्यादा कमी देखने में आई, चाहे रेवेन्यू कलेक्शन हो जिसमें 17% बेहतरी ईयर ऑन ईयर नजर आ रही थी, चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो जो पिछले साल की निस्बत 2 गुना, चाहे वो रेमिटेंसेज हो उनमें इजाफा हुआ, फॉरेन रिजर्व्स हो, एक्सपोर्ट्स हो, इन सब में इजाफा होता नजर आ रहा था और हम बेहतरी की तरफ अपना सफर जो है जारी रखे हुए थे। हमें 18 महीने लगे मुल्क को उस दलदल में से निकालते जिसमें PMLN इस मुल्क को छोड़कर गई थी, और फिर कोरोना ने पूरी दुनिया का निज़ाम और पूरे मुल्क का निज़ाम जो था उसे लॉकडाउन की नज़र किया और मईशत जो थी उसका पहिया जाम होकर रह गया। मुल्क के दुनिया के बड़े बड़े ममालिक जो हैं, बड़ी बड़ी इकॉनमीज जो हैं, वो भी मफलूज होकर रह गई और यकीनन पाकिस्तान भी इसका नजर हुआ, इसका शिकार हुआ। हमारा GDP भी 3.3 ट्रिलियन की इसमें कमी देखने में आई, हमारे रेवेन्यू कलेक्शन में कमी देखने में आई, 800 अरब की कमी देखने में आई और एक बार फिर हमारी इकॉनमी जो थी, हमारी मईशत जो थी वो मुश्किल हालात से दो चार हो गई। इन हालात में मैं समझता हूं PTI का ये जो टैक्स फ्री बजट है ये यकीनन खुशाइंद है। ये एक आम आदमी का बजट है, इसमें आम आदमी की रिलीफ को सामने रखा गया है, हमारी पार्टी की सोच को, हमारे पार्टी के नजरिए को सामने रखा गया है। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा PTI गवर्नमेंट को, फाइनेंस की टीम, जिन्होंने मुश्किल हालात में एक अच्छी कोशिश, एक अच्छा बजट जो है उसे पेश किया है। मैं बिलखसूस जिक्र करना चाहूंगा एहसास प्रोग्राम का जनाब स्पीकर, जिसके जरिए 1 करोड़ 60 लाख बल्कि 66,000 जो लेटेस्ट फिगर है, 66 लाख घरों के अंदर शफाफ और आसान तरीके से जो कैश डिस्बर्समेंट है वो की गई। हमने अपने हलकों में देखा कोरोना के हालात में जब लोगों को इकट्ठा करना मुश्किल था, लोगों का जमा होना मुश्किल था, बड़े अच्छे तरीके से उसे मैनेज किया गया और बगैर किसी MNA, बगैर किसी MPA की सिफारिश के, बगैर किसी रुक्का चिट्ठी के एक शफाफ तरीके से ये कैश डिस्बर्समेंट हुई। अब से पहले ये कभी देखने में नहीं आया। दिस इज द फर्स्ट टाइम कि हमें ऐसा एक शफाफ अमल जो है वो देखने में मिला। मैं सानिया निश्तर साहिबा को और उनकी पूरी टीम को खराज तहसीन पेश करूंगा। उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम डिजाइन किया और उसे फिर एक्सिक्यूट किया इमरजेंसी या वॉर फुटिंग के ऊपर। इसके साथ साथ मैं अगर जिक्र करूं बिजली और गैस के बिल्स में जो डिफर्ड पेमेंट की स्कीम दी गई वो बहुत खुशाइंद थी। यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए जो जरूरत की अशिया कंट्रोल रेट्स पे दस्तयाब की गई जनाब स्पीकर, वो भी बहुत एक अच्छा अमल था। स्टेट बैंक का 5.25% पॉलिसी रेट में कमी लेकर आना, बहुत से इकदाम थे जो गवर्नमेंट ने बर वक्त फैसला किया और कोशिश यही की गई कि लॉकडाउन का जो बोझ है या कोविड का जो असरात हैं उसे मिटिगेट किया जाए, उसे कम से कम किया जाए और आम आदमी की जिंदगी में रिलीफ दिया जाए, उसकी मुश्किलात में आसानी पैदा की जाए। मेरा ताल्लुक क्योंकि ज़राअत से है, मैं बात करना चाहूँगा एग्रीकल्चर से रिलेटेड, क्योंकि मैं समझता हूँ मेरी नज़र में गुर्बत के खात्मे के लिए अगर कोई सेक्टर इस वक्त इस मुल्क को इस मुश्किल में से निकाल सकता है तो एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो न सिर्फ हमारी नेशनल फूड सिक्योरिटी को यकीनी बनाता है बल्कि हमारे एक आबादी के बहुत बड़े हिस्से को जॉब्स जो हैं वो प्रोवाइड करता है, रोजगार मुहैया करता है। यकीनन ये खुश आइंद है कि इस सेक्टर
نے 2.67% ग्रोथ रिकॉर्ड की है, जो पिछले सालों की निस्बत बहुत बेहतर है. अब से पहले हमें ये नजर नहीं आया था. इट्स अ वास्ट इंप्रूवमेंट ओवर द पास्ट. मगर मैं चाहूंगा जनाब स्पीकर कि आने वाले वक्त के अंदर जो हुकूमत है वो फोकस करे और वो प्रायोरिटाइज करे रिवाइवल ऑफ कॉटन के ऊपर. और कॉटन वो फसल है जो हमारी इकॉनमी की बैकबोन समझी जाती थी, जिससे बहुत सारी इंडस्ट्री मुंसलिक है. और बदकिस्मती के साथ मैं समझता हूं हमारी गफलत की वजह से इसमें बजाय बढ़ोतरी के हमें इसमें कमी देखने में आ रही है. अगर स्टेटिस्टिक्स की बात करें तो पिछले साल भी हमने देखा कि 9.861 मिलियन बेल से कम होकर ये 9.278 मिलियन बेल्स रह गई, जो 6.9% कमी है. हमारे पड़ोस में इंडिया में अगर आप देखें इसी वक्त पिछले साल के दौरान, फाइनेंशियल ईयर के दौरान, उनकी कॉटन प्रोडक्शन जो है 31.2 मिलियन बेल से बढ़कर 33 मिलियन बेल्स हो गई. We need to turn this around, Janab Speaker, and we have all the know-how, we have all the technology. हमारे पास local scientists मौजूद हैं, local private sector के अंदर companies मौजूद हैं. डबल जीन, ट्रिपल जीन वैरायटीज जो हैं, जो पेस्ट को रेजिस्ट करती हैं, उनको इंट्रोड्यूस कर सकती हैं और उनको आप मैस स्केल पे लोगों को प्रोवाइड कर सकती हैं, जिससे इसका रिवाइवल मुमकिन हो सकता है. मगर बदकिस्मती से वो ब्यूरोक्रेसी का शिकार हो जाते हैं, रेड टेपिज्म का शिकार हो जाते हैं और हमें वो मतलब है प्रोग्रेस जो है वो नजर नहीं आती जो कि चाहिए. इसी तरह यही सूरत हाल है हमारी मेज क्रॉप की, जो हमारे जीडीपी का 0.6% हिस्सा है हमारे जीडीपी का. मेज के अंदर भी यही सूरत हाल है जनाब स्पीकर. हमारा जो अच्छा काश्तकार है, हमारा अच्छा किसान है, ग्रोअर है, वो तकरीबन 100 मन एकड़ का ऑन एवरेज वो आज की उस पे ले रहा है, आज की टेक्नोलॉजी, आज के सीड के थ्रू ले रहा है. अगर हम माइग्रेट कर जाए, अगर हम इंट्रोड्यूस करें जीएम क्रॉप्स को, तो इसको हम आसानी से डबल कर सकते हैं. न सिर्फ उस काश्तकार की इनकम डबल कर सकते हैं, बल्कि पूरे मुल्क के अंदर इस कमोडिटी की जो प्रोडक्शन है उसे हम बढ़ा सकते हैं. इसके अंदर कोई रिसोर्सेज नहीं चाहिए जनाब स्पीकर, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, कोई खर्चा नहीं चाहिए. इट्स अ पॉलिसी डिसीजन एंड द गवर्नमेंट can easily take this decision, मैं समझता हूं, and we should take this decision. हमारे आसपास आप देखें, पड़ोस के अंदर चाइना हो, अमेरिका हो, दुनिया के जितने भी मतलब जदीद तरीन ममालिक हैं, सब जीएम सीड्स के ऊपर जा चुके हैं. देयर इज नो रीजन वाई वी शुड नॉट गो देयर. मैं बड़ा होपफुल हूं क्योंकि हमारे जो मौजूदा फूड सिक्योरिटी के मिनिस्टर हैं जनाब फखर इमाम साहब, ही इज अ वेरी प्रोग्रेसिव ग्रोअर, ही इज अ वेरी लर्नड इंडिविजुअल, और वो काश्तकार की मुश्किलात को बखूबी समझते हैं. मैं समझता हूं कि अगर वो इसको प्रायोरिटाइज करेंगे और इस पे अपनी तवज्जो देंगे तो ये एक ऐसा इकदाम है जिस पे गवर्नमेंट बगैर कोई खर्चा किए, बगैर कोई इन्वेस्टमेंट किए ओवरनाइट रेवोल्यूशन लेके आ सकती है एग्रीकल्चर सेक्टर के थ्रू, और एग्रीकल्चर के जरिए पूरी इकोनॉमी के थ्रू हमारे पूरी रूरल फार्मिंग कम्युनिटी जो है उसको अपलिफ्ट किया जा सकता है. पॉवर्टी एलिविएशन का एक हमारा जो हदफ है उसे हम पूरा कर सकते हैं. तो मैं आपकी वसादत से उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा, आज बहुत ही बेहतर होता अगर उनका कोई अमला या कोई नुमाइंदा यहाँ पे मौजूद होता और ये हमारी तजावीज जो हैं उसे नोट कर रहा होता, मगर मैं उम्मीद रखता हूं कि आप वाइंड अप प्लीज जी. अच्छा, मैं बस 5 मिनट और आपसे लूंगा सर. इसके साथ साथ जो दूसरा एरिया है सर हमारा फोकस का, मैं समझता हूं बहुत ही अहम है, वो है जो टिड्डी दल का मसला है, जो लोकस का मसला है. बहुत सारे मेंबर्स ने इसके ऊपर पहले भी बात की है, मैं उनकी इस बात की तायीद करूंगा. मैं समझता हूं ये एक ऐसा मसला है जो हमारी नेशनल फूड सिक्योरिटी को थ्रेटन करता है और इसे हमें पूरी तवज्जो के साथ, पूरे फोकस के साथ इसे हमें एड्रेस करना चाहिए. हमने अपने बजट के अंदर 10 अरब की रकम रखी है इसका मुकाबला करने के लिए, मगर मैं समझता हूं थ्रेट इससे कई दर्जे ज्यादा है. आप अगर इसको देखें तो ये स्वार्म जो मौजूदा सूरत हाल में बिलियंस में है, इट मल्टीप्लाइज एवरी 3 months बाय 20 to 100 times. और ये एक ऐसा पेस्ट है जनाब स्पीकर, इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी पेस्ट, ये बड़ा रेजिलियंट पेस्ट है और इससे हमारा पूरे का पूरा इलाका इस वक्त मुतासिर है. वी नीड टू डू मोर.
ہمیں پلینز کی ضرورت ہے, ہمیں پائلٹس کی ضرورت ہے, ہمیں ایک مستقل ٹیم کی ضرورت ہے, ایک مستقل فوکل پوائنٹ آف کانٹیکٹ کی ضرورت ہے جو نیشنلی بھی اس ایفرٹ کو کوآرڈینیٹ کرے اور انٹرنیشنلی بھی اسے کوآرڈینیٹ کرے, بیکاز لوکس تو بارڈرز کی تمیز نہیں رکھتا. تو ہمیں اس کے اوپر بہت اور کرنے کی ضرورت ہے جتنا ہم ایفرٹ کر رہے ہیں, اور میں پھر امید کرتا ہوں کہ ہمارے منسٹر نیشنل فوڈ سیکیورٹی جو ہیں ان کا اپنا بھی علاقہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہوا ہے, وہ اس کو ٹاپ پرائیورٹی پہ رکھیں گے. اور میری نظر میں یہ کرونا سے اگر زیادہ نہیں تو اس سے کم بھی نہیں ہے یہ جو تھریٹ ہے ہمارا اس وقت لوکسٹ کا. آخر میں آپ نے کیونکہ وائنڈ اپ کا کہا تو میں آخر میں ذکر کرنا چاہوں گا اپنے ضلع کا, خانہ بال. جناب اسپیکر, ہمارے پاس بدقسمتی سے اب تک کوئی ہائر ایجوکیشن کا انسٹیٹیوٹ موجود نہیں ہے. ہماری آبادی 30 لاکھ سے زیادہ ہے اور ہمارے ضلع کے جتنے بھی نوجوان ہیں وہ اور اضلاع میں جا کر اعلیٰ تعلیم کی جو ہے وہ اپرچونٹی سیک کرتے ہیں. وی ڈو ناٹ ہیو اے فیسلٹی اور این انسٹیٹیوٹ اویلیبل ود ان آر ڈسٹرکٹ. تو ہمیں ایز اے پالیسی ڈیسیجن میں سمجھتا ہوں ایک فیصلہ کرنا چاہیے کہ اگر ہم اور کچھ بھی نہ دے کر جائیں, ان 3 سال کے اندر ہماری جو لیگسی ہم چھوڑ کے جائیں تو وہ ہر ضلع کے اندر, ہر ضلع کے ہیڈ کوارٹر کے اندر ایک ہم انسٹیٹیوٹ بنا کر جائیں ہائر ایجوکیشن کا یا ووکیشنل ٹریننگ کا ایک انسٹیٹیوٹ چھوڑ کے جائیں. تو دیٹ از واٹ وی شوڈ بی ریممبرڈ بائی. دس از آور فیوچر اینڈ دس از واٹ وی نیڈ ٹو انویسٹ ان ٹوڈے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہاسپٹلس کا نظام ہے جناب اسپیکر, میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز کے اوپر. ہمارا جو ضلع ہے وہاں پہ جو ہاسپٹل کا حال ہے اس پہ میں کیا تبصرہ کروں. اگر بلڈنگ ہے تو ڈاکٹر نہیں ہے, ڈاکٹر ہے تو اکوپمنٹ یا دوائیاں وغیرہ اویلیبل نہیں ہیں. وہ نشتر ریفر کر کے سمجھتے ہیں انہوں نے اپنا فرض پورا کر دیا. تو وی نیڈ ٹو ریئلی میک شیور کہ ہم ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کے اسٹیج پہ, اس لیول پہ, ہر تحصیل میں نہ صحیح تو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کے اوپر ایک اچھا معیاری قسم کا ہم ہاسپٹل جو ہے اس کو پرووائڈ کریں جس میں اچھا سستا علاج جو ہے وہ لوگوں کو دستیاب ہو. اور آخری بات میں اپنے شہر کی میاں چنو کی کرنا چاہوں گا. جناب اسپیکر, آپ کی وسادت کے ساتھ ہمارا جو شہر ہے میاں چنو وہ تقسیم ہے ریلوے لائنز کی وجہ سے. آدھا شہر ریلوے کی ایک طرف ہے اور آدھا ایک طرف ہے. ریلوے کے اوپر ٹریفک بڑھ چکی ہے, پھاٹک بند ہونے کی وجہ سے پورے کا پورا شہر کا جو نظام ہے وہ مفلوج ہو کے رہ جاتا ہے, وہ بند ہو کے رہ جاتا ہے, آمد و رفت کا سلسلہ رک جاتا ہے. میں نے ریلوے ڈپارٹمنٹ سے, ہائی وے ڈپارٹمنٹ سے مل کر ایک اس کا انڈر پاس کا ایک پروپوزل بنوایا ہے. کوئی 250 ملین کا وہ پروپوزل ہے. میں ریکویسٹ کروں گا آپ کی وسادت سے اسد عمر صاحب سے کہ اسے وہ اس سال کی اگر منصوبوں کے اندر شامل کریں تو یہ ہمارے شہر کا ایک بڑا درینہ مطالبہ ہے جس کو ہم پورا کریں. تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ. تھینک یو جی.